अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल यूपी। नाज़रीन, आज वफाकी बजट पर हम बात करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब हुसैन नागा साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब। आप चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। उनके साथ मौजूद हैं उमर जहीर मीर साहब। आप ग्लोबल टैक्स फोरम के मेंबर हैं और चेयरमैन हैं ACCA MNF। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा आफ्ताब हुसैन नागा साहब से। आफ्ताब साहब, जो ये बजट हुकूमत ने पेश किया है, इस पे अपोजिशन सरापा एहतजाज है। ये टैक्सेस के हवाले से कितना कारआमद है? ये अगर टैक्सेस को हम देखते हैं, ये इस साल का बेहतरीन बजट है, आप क्या समझते हैं? देखिए, बजट तो हर साल आते हैं और उसमें हर साल कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं, कुछ बजट के डेफिसिट होते हैं, उनके प्रोस्पेक्टिव होते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं, वो आप उसमें ऐड अप करेंगे ताकि आपका बजट जो है, वो अचीव हो सके। उसमें ज़ाहिर है कि डेफिसिट भी होता है और सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। लास्ट ईयर जो हमारा टारगेट था, वो तकरीबन कोई 4000 के करीब था, 4200 कुछ के। 4,963 अरब। जी, जी। नहीं, मैं टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। तो रेवेन्यू में जब अब 4000 में अब इन्होंने एज़ पर देयर वर्शन, अभी तक मैं उसके बाद रिकॉर्ड नहीं देख सका, लेकिन ये है कि पिछले साल का जो टारगेट अगर अचीव हो सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि इस साल भी होगा। अब इसमें लेकिन थोड़ी-सी बात जो है, वो मैं शुरू में अर्ज़ करता चलूँ, बजट बहुत बैलेंस लगता है, उसमें बिज़नेस फ्रेंडली एडवाइसेज़ भी की गई हैं। उसमें हमने जो ईज़मेंट ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात की थी, वो भी नज़र आती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी भी शायद उनको देखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम हमेशा से एक बात करते आ रहे हैं कि जो ब्रॉडेनिंग ऑफ टैक्स बेस है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे सिस्टम के लिए। क्योंकि जब तक जितने भी एक्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं, तो तकरीबन इस वक़्त आप देखेंगे 27-28 लाख रिटर्न्स हमारी आती हैं टोटल। ठीक है जी? अब उसमें उसमें जो आप अगर सैलरीड क्लास लें, तो 11 लाख के करीब है, 12 लाख के करीब। उसके बाद कोई दूसरे जो हैं हमारे जो नील फाइलर हैं या नल फाइलर हैं, वो आप समझिए कि 4-5 लाख हो जाते हैं। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि नए टैक्स पेयर तलाश किए जाएँ। लेकिन अभी हमारी बावजूद इस कोशिश के जो ब्रॉडेनिंग है वो होनी चाहिए, नए टैक्स पेयर तलाश करने चाहिए। क्योंकि जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं, वो तो दे रहे हैं। वो किसी न किसी तरीके से कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं, उनकी ज़ाहिर है कि वो किसी न किसी तरीके से वो उस एम्बेड में हैं। लेकिन इस पे अगर काम करने की ज़रूरत थी, तो हमें देखना ये चाहिए था कि हम इसकी ब्रॉडेनिंग के लिए इंसेंटिव्स देते, लोगों को माइल करते। जिस तरह इन्होंने एक सिस्टम ये इस दफ़ा लगाने की कोशिश की है POS का, वो मैं समझता हूँ कि ठीक है, उसमें POS पे ज़रूर लगाना चाहिए था। अभी उन्होंने 1,10,000 से तकरीबन 5 लाख उसकी तादाद जो कर दी है। तो बिल्कुल होना चाहिए, इस तरह के सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उसमें जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, बहुत ये होगा माज़ी में भी कि बहुत सारे हमारे टैक्स पेयर वो बड़ी मुश्किल से हम टैक्स प्रोफेशनल्स उनको कायल करते हैं कि जी आप टैक्स नेट में आएँ, आप नेशनल टैक्स नंबर लें, आप इस हिस्सा बने इस गवर्नमेंट का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले ही साल से उस बेचारे को कभी तो ऑडिट आ जाता है, कभी उसको 170 सिलेक्शन आ जाती है, कभी वो कंप्यूटर ऑडिट में आ जाता है, कभी उसमें कोई और चीज़ निकाल ली जाती है। तो ये हमारी जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है फील्ड ऑफिसेस, इसको कम करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो इस बजट में अभी तक मुझे इस तरह से कुछ सीरियस एफर्ट नज़र नहीं आई। बहरहाल उसमें बहुत अच्छी बातें भी की गई। तो जी, जी, आफ्ताब साहब, ये 17 साल बाद हमारा जो करंट अकाउंट वो है सरप्लस हुआ है 8.1। ये हुकूमत के पास, आप क्या समझते हैं, ये कोई अलादीन का चिराग आ गया था? कोई ऐसा कौन सा कारनामा जो हुकूमत ने सरअंजाम दिया जो 17 साल बाद हमारा करंट अकाउंट जो सरप्लस पे चला गया? देखिए यूपी साहब, ये बड़ी एक सीरियस एफर्ट है, इसमें अभी डिस्कशन की जरूरत है। माजी में होता ये रहा है कि कुछ फेक फिगर्स दी जाती रही,
बिल्कुल जी, ऐसे जी। मैनिपुलेटेड फिगर, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वाक़ई गवर्नमेंट ने कुछ सीरियस एफर्ट्स किए हैं इस शोबे में कि बजट को इसको ट्रेड डेफिसिट को उन्होंने सरप्लस में लाए हैं, इंपोर्ट्स कम हुई हैं। इंपोर्ट्स कम होने से डेफिनिटली फ़र्क पड़ता है और उसमें आपने देखा कि बिल्कुल ह्यूज एक फ़र्क पड़ा है इंपोर्ट में। इंपोर्ट कहाँ पे कितने मिलियन डॉलर की थी और अब वो कम होके तो कहाँ पे आ गई है। ये सारी चीज़ें इन ट्रेड डेफिसिट को कम करने में डेफिनिटली कारगर साबित हुई। आफ्ताब साहब दूसरा ये एक चैम्बर लाहौर चैम्बर दूसरे चैम्बर्स कह रहे हैं जो उन्होंने तजावीज़ दी थी इस दफ़ा, वो काफ़ी हद तक हुकूमत ने कबूल की हैं और इस बजट में वो देखने भी मिली हैं। पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से या पाकिस्तान की 36 टैक्स बार हैं, जो भी तजावीज़ दी गई हैं, उनमें से कुछ इस बजट में आई हैं, आप समझते हैं वो बजट पे तजावीज़ पे को अमल किया गया? जी, बिल्कुल सबसे तो हमने बड़ी एक तजवीज़ दी थी कि बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन पे इसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जितना जी, जी। कैश फ्लो है बैंकिंग चैनल हो, बल्कि ये लॉकर्स में ना पड़ा रहे पैसा। ये हमारी एक तजवीज़ मानी गई है। उसके बाद हमारी एक तजवीज़ ये थी कि मिनिमम टैक्स का जो स्लैब है, वो 1 करोड़ रुपया है और वो कई सालों से चल ये बल्कि मैं जी, समझता जी। हूँ कि जब शुरू चल रहा है उसको बढ़ाया ही नहीं गया। अब जी, जी। इन्फ्लेशन जो वैल्यूएशन है पैसे की वो कहाँ पे पहुँच गई, लेकिन वो जो स्लैब था वो वहीं पे बरकरार। उसको अब 10 करोड़ जी। कर दिया गया है और ये बहुत अच्छी एफर्ट है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि फ्लोर मिल्स पे जो मिनिमम टैक्स है, उसका रेट बहुत ज़्यादा है और उसको कम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। हसन अली कादरी साहब, क्योंकि आप पाकिस्तान टैक्स और अवाम के मेंबर भी हैं। सर ये बताइए कि आईटी सर्विसेज़ थी जिनको 100% क्रेडिट का ऑप्शन दे दिया गया है। आप क्या समझते हैं जो ये मिनिमम टैक्स को फाइनल टैक्स रेजीम में ले गए, इससे क्या असरात मिलेंगे? अवाम को क्या फ़ायदा होगा? आईटी सेक्टर कितना फ़रोग़ पाएगा? देखिए, बिल्कुल ये एक अच्छा इक़दाम है और इसमें क्लाउड सर्विसेज़ और बाकी जो स्टोरेज सर्विसेज़ हैं, उनको भी इन्होंने शामिल किया है और बिल्कुल आईटी सेक्टर के हवाले से कहा जा रहा था कि जी इसको होना चाहिए, लेकिन इसमें जो मोर इम्पोर्टेंटली आपने कहा है कि फाइनल के अंदर लेके गए हैं, उसको ये देखने की ज़रूरत है कि प्रिवेल कैसे करेगा। लाइक जैसे जो 1% का बात ये कर रहे हैं, इसको ये किस जी, तरीके से जी। लेके चलेंगे, रियलाइज़ेशन क्या होगी, कैसे होगा, वो मामलात हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये एक अच्छा इक़दाम है और इसको बिल्कुल फ़रोग़ देना चाहिए। जी, जी। हसन भाई इसमें जितना 100% क्रेडिट दिया है, इससे पहले सदारती ऑर्डिनेंस भी इस पे आ चुका है आईटी सेक्टर पे, जी, जी। जिसमें काफ़ी टैक्स छूट ख़त्म की गई थी। इसके जी, जी। बावजूद फिर इस पे उसने तवज्जो इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। तो आप समझते हैं इसमें जी। फ़रोग़ है? जी, बिल्कुल देखिए इंडस्ट्री या का दर्जा तो ये है कि देखें उससे बिल्कुल फ़रोग़ मिलता है जैसे कि कंस्ट्रक्शन के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया और अब आईटी को दिया गया और आईटी अगर आप देखें तो आईटी एक ऐसा शोबा है जिसको फ़रोग़ मिलना चाहिए। आपके हमसाया ममालिक में आईटी को फ़रोग़ दिया जा रहा है और आपको भी टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज़ ही जो हैं, आपकी जो हैं आगे जाके आपकी मुल्क के लिए, मुआशियत के लिए बेहतरी का सबब होंगी और उसकी वजह जी, से जी। बेहतरी आएगी। और ये बात जब बात हुई थी तो शुरू में जो मैडम तानिया थी जो कि बेसिकली डिजिटल पाकिस्तान का प्रोजेक्ट कर रही थी, उन्होंने भी इस बात को वेट किया था और ये इस गवर्नमेंट का विज़न है जो सामने आ रहा है जो कि वो आईटी को फ़रोग़ दे रहे हैं और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है। हसन भाई इसमें वो कह रहे हैं 1% टैक्स अदा करके आप फाइनल टैक्स रेजीम में आ सकते हैं। तो जी, जी। लोगों के लिए क्या फ़ायदा होगा वो 1% दे के फाइनल टैक्स रेजीम में चले जाएँ या इसी तरह जिस तरह पहले चल रहा है उस तरह देखिए चलते रहें? देखिए, ये जो फाइनल टैक्स रेजीम की बात है ना, हम तो हमेशा से पाकिस्तान टैक्स बार के हवाले से भी ये बात करते आए हैं और डिस्कस करते आए हैं कि देखिए जो हमारा टैक्स की जो मशीनरी है ना जी, उसका जी, जी। मसला ये है कि वो मिनिमम टैक्स या नॉर्मल टैक्स की तरफ नहीं जा सकता। मिनिमम जी, जी। टैक्स की तरफ जाने का मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल टैक्स की तरफ जाएँगे और पेचीदगियाँ होंगी। फाइनल टैक्स जी, जो जी। है वो हमेशा से रेवेन्यू जनरेशन को फ़रोग़ देता है। डॉक्यूमेंटेशन अपनी जगह उसकी आप डिबेट करते हैं प्रोज़ एंड कॉन्स की उस तरह नहीं होता। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फाइनल टैक्स में ले जाके इसको फ़रोग़ देना एक बेहतरी की चीज़ है और इससे ओवरऑल इंडस्ट्री जो है आईटी की वो ग्रो करेगी और इसमें ये होगा कि ऑब्वियसली फाइनल टैक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो यही होती है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है वो फुल फाइनल डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी होती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये टैक्स पेयर के लिए एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। अच्छा हसन साहब ये छोटे कारोबारी तबके के लिए इस बजट में एसएमईज़ के लिए एक रिलीफ का ऐलान किया गया है। आप क्या समझते हो वो जी, कौन-सा जी। रिलीफ है? किस तरह इसमें बेहतरी वाक़ई मुमकिन होगी? जी, देखें एक तो सबसे जो खुशाइन बात है ना सेल टैक्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप ये देखें कि जो स्लैब है उसको 3 मिलियन से 10 मिलियन तक कर दिया गया और अगर जी, इनकम जी। टैक्स की बात जैसे नागरा साहब कर रहे थे वो भी उसके स्लैब को भी एनहांस किया गया है तो वो खुशाइन बात है। फिर ठीक एसएमपी है। सेक्टर के हवाले से बेसिकली उसके ऊपर फ़ोकस करने की कोशिश की गई है कि जनाब जो एसएमपी सेक्टर है उसको जो है जी। मराद दी है उसके लिए स्पेशल एक टैक्स का तरीक़ेकार वज़ा किया जाए।
और उसके साथ साथ जैसे टर्नओवर टैक्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अब इस दफ़ा एग्री किया है कि जनाब आप टर्नओवर टैक्स पे हम 1.5% लगा रहे होते हैं, वो हमारी ज़्यादा अमाउंट है तो उसको 1% करके और उससे नीचे की तरफ ले जाने की बात की गई है। तो ये एक अच्छा इकदाम है। लेकिन एक चीज़ जो देखने में नज़र आ रही है कि असल में जो हम बात कर रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है, सब कुछ है, और नो डाउट इस वक्त अगर मैं बात करूँ एक मेरिट पे, तो जो कोई भी गवर्नमेंट होती, पॉलिटिक्स कीपिंग असाइड, ये इससे बेहतर बजट शायद हम ना दे पाते। लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिनको देखना चाहिए, जैसे कि सेल टैक्स के अंदर इनडायरेक्टली इन बिटवीन द लाइंस बहुत सारी चीज़ों को टैक्सेबल कर दिया गया है जो कि टैक्सेबल नहीं थी, और जो एग्जाम्पशंस ख़त्म की गई हैं, एग्जाम्पशंस का ख़त्म होना भी टैक्स लगाना है, और उसके साथ साथ जो आपने जीरो रेटेड से उनको आप नॉर्मल में ले गए, यानी 16% 17% के अदाफ में ले गए, वो भी गलत है। और इसके साथ साथ आप देखें ना कि जो आप एक बात कर रहे हैं, जो अरेस्ट, एक तरफ आप डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अरेस्ट करने की बातें कर रहे हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा मेरा ख्याल है बजट। हसन भाई, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, आपसे पूछूंगा जो 283 जो अरब के उन्होंने बिलियन के टैक्स नए लगाए हैं, वो किस तरह वो पूरा कर पाएगी, एफबीआर किस तरह कलेक्ट कर पाएगी। एक और बात भी बड़ी है, मैं यूवी साहब एक और बात जाते जाते कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने डोमेस्टिक कंजम्पशन पे कहा है इलेक्ट्रिसिटी की कि जी टैक्स लगाएंगे हम, कि 25,000 वाले बिल भी हम टैक्स लगाएंगे, वो सरासर जुल्म है। जब 75,000 का आपने स्लैब रख दिया था तो उसको आपको देखना चाहिए था कि आप किस तरीके से डोमेस्टिक गिलिंग की जो जिस तरह इन्होंने मोबाइल पर नेट पे जो विड्रा किया है, मुझे लग रहा है वो दोबारा वो बिजली के जरिए, बिलों के जरिए पूरा किया जाएगा। लेकिन उमर मीर ज़ही साहब, आप सिर्फ ये बताइएगा कि अपोजिशन का इल्जाम होता है कि हुकूमत भी माजी की तरह कर्जे लेकर बजट पेश करती है और मुल्क को चलाती है, आप इससे कहां तक इत्तेफाक करते हैं? इस हुकूमत ने 3 साल में जो परफॉर्मेंस दी है, पॉलिसी दी है, वो साबका हुकूमत से बेहतर है या ये भी हुकूमत उनकी डगर पे रवा दवा है? जी, बहुत शुक्रिया यूवी साहब, पहले तो आपको मुबारक हो, बड़ा टाइमली आपने आज का प्रोग्राम किया। आपके सवाल के कॉन्टेक्स्ट में जी देखें, 2-3 चीज़ें हैं। अक्सर जब ये डिस्कशन होती है तो मैं दोस्तों को याद कराता हूँ कि पिछला जो 1.5 साल गुजरा है ना कोविड का, ये इंसानी तारीख में 100 साल बाद ऐसा इवेंट हुआ है। 1927 से 19 का स्पेनिश फ्लू था लास्ट। और खैर आप पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई सबको छोड़ दें, फोर्ब्स दुनिया का इंडिपेंडेंट जरीदा है जिसको फाइनेंस इकोनॉमी में एक नाम माना जाता है। मैं उसके अल्फाज का उर्दू तर्जुमा आपको पेश करता हूँ, फिर कुछ स्टैट्स देता हूँ। उसने कहा है, अमेरिका और भारत जैसे ममालिक को पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि कोविड को कैसे संभालते हैं और उसमें कैसे मईशत जारी रखते हैं। ये किसी पीटीआई के बंदे का, मिनिस्टर का, इमरान खान साहब का बयान नहीं है, ये फोर्ब्स आलमी जरीदे के अल्फाज हैं। अब आगे आ जाइए, इस जो आपने कहा डेथ का, देखिए जी यहाँ पे एक पैटर्न ये रहा है, अगर आप निकाल लें ना पिछले 10 साल का एनालिसिस, तो अयूबी साहब हर हुकूमत जो जाती है पिछली हुकूमत का कर्जा तकरीबन दुगना करके जाती है। और इसमें एक फंडामेंटल फ्लॉ ये रहा था कि रुपी को आर्टिफिशियली एक लेवल पे रखा गया था, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट बहुत ज्यादा था। मैं आसान जुबान में 2-3 मिनट लेता हूं कि आपके सामने समझ सके मैं क्या कह रहा हूँ। करंट अकाउंट डिफिसिट ये होता है जी कि कितने डॉलर हम कमा रहे हैं एक्सपोर्ट वगैरह करके, या फॉरेन रेमिटेंस वगैरह आ रही है, या कर्जे आ रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में कर्जे खैर करंट अकाउंट डिफिसिट में नहीं आते, वो बाद में हम ऐड करते हैं। उस अगेंस्ट हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, दवाइयां हमने बाहर से मंगवानी है, टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है, ट्रैक्टर मशीनरी वगैरह हम बाहर से मंगवा रहे हैं। ये हुकूमत जब आई तो 19 बिलियन से ज्यादा, तकरीबन 20 बिलियन करंट अकाउंट डिफिसिट था जी। इसको आसान जुबान में आपके सामने के लिए समझ लें कि अगर हम 1 रुपया कमाते थे तो 2 रुपए खर्च कर रहे थे, यानी 1 लाख रुपया अगर किसी की तनख्वाह थी तो 2 लाख वो खर्च कर रहा था, 1 लाख कर्जा पकड़ता था और उसमें से 50,000 अपने मेकअप पे लगाता था कि मैं अच्छा लगूं, यानी कि रुपए की आर्टिफिशियल कदर बरकरार रखता था। जितना नुकसान हमें रुपए की आर्टिफिशियल कदर बरकरार रखने से हुआ है, ये कई 100 अरब है, कोई भी मईशतदान आपको बताएगा। अब मैं कुछ फैक्ट फिगर दे दूं आपके सवाल के हवाले से। अच्छा जी, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डाटा रिलीज हुआ है, पाकिस्तान का इस वक्त टोटल सॉवरन डेट, लोकल और इंटरनेशनल, मुल्की बैरूनी दोनों मिलाकर 38,006 अरब रुपए है। इसमें जो बैरूनी कर्जा है वो एक्चुअल नेट कम हुआ है 662 अरब रुपए से। जो अंदरूनी कर्जा है मुल्क का वो 2269 अरब रुपए बढ़ा है, लेकिन इसमें भी मेजर इंक्रीज है
रुपए की डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट जो पिछले साल से इस साल में आया है। और जो मेजर ये कर्ज की इंक्रीज है, ये कोई एक्चुअल हार्ड कर्जा नहीं लिया गया, बल्कि ये डीवैल्यूएशन का इफेक्ट और जो लिक्विड रिजर्व है उसमें रख के किया गया है। तो आसान जुबान में सियासी नारेबाजी के तौर पे तो ठीक है, लेकिन कोई भी टेक्निकल शख्स जो इसे पढ़ेगा वो आपको बताएगा बिल्कुल ये दुरुस्त सेशन नहीं है, माजी के मुकाबले में बड़े मुख्तलिफ अंदाज में पॉलिसी चल रही है। एक चीज आपकी इजाजत से मैं और ऐड कर दूं, आप जो बात कर रहे थे दोस्त हसन से अबाउट आईटी सेक्टर, उसमें जी एक चीज आपकी तवज्जो के लिए कि मुझे बड़ी हैरत हुई है कि अक्सर हमारे इकोनॉमिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट्स और टीवी प्रोग्राम सब ने इसको इग्नोर किया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये मुझे पता है हम सब ने, स्पेशली एसीसीए ने भी, क्योंकि मैं वहाँ चेयरमैन हूँ, मुझे पता है ये प्रपोजल दिया था कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाए, और गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल में वो इनेक्ट कर दी है और उसको 10 साल की ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दी है, अथॉरिटी को भी दी है, जो जोन में बिजनेस करेंगे उनको भी दी है। अब जरा इसको आप मिला लें चीज से जिसकी आप बात कर रहे थे कि जो सर्विसेज है, सिर्फ आईटी नहीं, कोई भी सर्विसेज, पहले एग्जेम्पशन थी एक्सपोर्ट की आईटी को, अब उन्होंने कहा कोई भी सर्विसेज जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप कंडीशंस मीट करें, सिर्फ 8% टैक्स दें, पैसा भी आपका वाइट और कोई आपको तंग नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ ये आईटी, टेक्नोलॉजी और बीपीओ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। हमें इसके साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, क्योंकि अयूबी साहब एक चीज समझ लें, बेशक हम ज़रई मुल्क हैं और अभी हमारे जो अशारिया आए हैं उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और ज़राअत की ग्रोथ ने हमारी 4% जीडीपी ग्रोथ दी है, लेकिन मुस्तकबिल जो है वो टेक्नोलॉजी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का है। बरतानिया की एग्जांपल लीजिए, अयूबी साहब क्या उगाता है? चिप्स और फिश होती है वहां की नॉर्मल, बाकी पूरी दुनिया से मंगवाया जा रहा है। कौन सी टैक्स? उमर साहब आपने 4% आपके पास आ रहे हो, सिर्फ आपकी इजाजत से आखिरी जुमला, तो आप दुनिया की तमाम इकोनॉमीज को देख लें, नॉलेज इकोनॉमी का मौका है और हमारे पास यूथ भी है, स्किल सेट भी है, सिर्फ अब जरूरत इस बात की है कि हम इसको प्रमोट करें। अच्छा उमर साहब, आपने 4% ग्रोथ की बात की, आज पूरे मुल्क में अपोजिशन भी इस पे गोमो का शिकार है और अवाम भी 4% ग्रोथ पे परेशानी का आलम है। किस तरह मुमकिन हुई? क्योंकि पिछले साल 1.4 नेगेटिव थी ग्रोथ थी, इस साल में कौन से ऐसे अवामल कारफरमा हुए जो हुकूमत ने किए जिसकी वजह से ग्रोथ 4% चलेगी? ये सिर्फ ज़राअत का एग्रीकल्चर सेक्टर था या दूसरी कोई वजूहत थी? बहुत बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए मैं ये सवाल समझ सकता हूँ, क्योंकि बदकिस्मती से माजी में हमारे कुछ फाइनेंस मिनिस्टर्स को आलमी इदारों ने जुर्माने किए थे फिगर फजिंग पे, लेकिन जैसे नागरा साहब के है, अल्लाह का शुक्र है अब हमारे इदारे वैसे काम नहीं कर रहे। ये कैसे हुआ? मैंने इसको डिटेल से स्टडी की है, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है और बाकी डॉक्यूमेंट्स, उसको अगर आप पढ़ें इसका जवाब हुआ है। सबसे पहले अल्लाह ताला का करम था शामिल हाल, दूसरा हुकूमत की कोविड हैंडलिंग थी जिसपे इसको बहुत तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन इन्होंने मुल्क शटडाउन नहीं किया, स्मार्ट लॉकडाउन किए जिससे मईशत का पहिया रवा रहा। तीसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज था जिसने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एंसिलरी इंडस्ट्रीज को चल। चौथा, जो स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट आपके कम किए और पिछले साल जून से अभी तक उसको 13% से 7 पे लाए और फिर 7% पे रखा। पांचवा, हुकूमत ने जो सस्ते कर्जे बिजनेसेस को दिए जो इस साल 3% तक देने का उन्होंने ऐलान किया है। पांचवा, जो एहसास प्रोग्राम था जिसने गरीब तरीन तबकों को सरमाया दिया जिससे उनकी अर्निंग कैपेसिटी आगे चलती रही, और इसके साथ नया हाउसिंग प्रोजेक्ट। साथ, हमारी जो एग्रीकल्चर की पॉलिसीज थी जहां पे प्राइस सपोर्ट लेवल दिए गए, आरटी को कंट्रोल किया गया, दूसरी मेजर्स लिए गए जिसके नतीजे में हमारी रिकॉर्ड पैदावार हुई है गंदम की, मेज की और दूसरी फसलों की। जब आप इन सारे फैक्टर्स को साथ करें तो मुझे हैरत नहीं होती। आप अयूबी साहब किसी मेजर शहर में चले जाएं, देख लें प्रॉपर्टी की प्राइसेस एक साल पहले से कहां पहुंच गई है। आप साउथ पंजाब में चले जाएं, सिंध की बेल्ट में चले जाएं, जितनी हमारी एग्रीकल्चरल बेल्ट है वहां जाके मिल लें किसानों से, सुन लें क्या हो रहा है। आप किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल लें, 8% ग्रोथ हुई है हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में और 8% से ज्यादा ही कंस्ट्रक्शन में हुई है।
तो आई होप दैट जी। आंसर्स द क्वेश्चन। उमर साहब, मैं तो ये थोड़ा सा एक सवाल मुझे और कंफ्यूजन है, थोड़ी सी वो भी दूर कर दें, क्योंकि हमारे व्यूवर हैं जो नाजरीन को आज ग्रोथ का तो पता चल गया होगा, ग्रोथ किस तरह 4% हुई है। जो महंगाई का तनासब है पिछले साल 7% का, इस दफा हुकूमत ने जो फिगर दिए वो 8% है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये मुल्क में जो महंगाई है उसका जो परसेंटेज है वो 10 से 12% है। इससे आप कहाँ तक इत्तेफाक करते हैं? जी, बहुत अच्छी आपने बात की। इनफैक्ट ये मेरे अपने दिल के बहुत करीब है इशू, और आवाम भी कहते हैं। देखें, एक चीज़ तो ये समझें कि मैं बड़े आसान आम फहम अल्फाज में समझाता हूँ। जब ये हुकूमत आई तो मुआशी लिहाज से मईशत एक ऐसा मरीज था जो डेथ बेड पे था, उसको आईसीयू में ले जाके, कैंसर की लास्ट स्टेज पे था, उसको आईसीयू में ले जाके चीर फाड़ के उसका ट्यूमर निकाला, फिर उसको वापस शिफ्ट किया, फिर वो वार्ड में गया, अब वो हल्का फुल्का चलना शुरू हो गया है। हम ये तनकीद कर रहे हैं ये दौड़ क्यों नहीं रहा, और सही कर रहे हैं, लेकिन याद रखें वो डेथ बेड से उठ के आया है, डेथ बेड से उठ के आके रिकवर होके अब चल रहा है। अच्छा, जब आप ये रिफॉर्म करते हैं, महंगाई इसका बिल्कुल इशू होता है। महंगाई को हैंडल करने के लिए इस पर 2 तरीके हैं, मैंने दोनों प्रपोज किए हैं। एक होता है सब्सिडी, जैसे हम एहसास रिलीफ के लिए 200 अरब दे रहे हैं, वेल एंड गुड। हम ये जो बुनियादी अशाए जरूरी हैं, इस पे ये फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रोविंशियल है। तो आई होप कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पे 200-300 अरब जितना वो दे सकती हैं, 100 अरब सब्सिडी दें। एक चीज। दूसरी है जी जखीरा अंदोजी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई से महंगाई होती है। अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हर तहसील में अयूबी साहब एसी मौजूद है, हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी मौजूद है, पूरा सेटअप इनके। उमर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि आपने एक बड़ा पॉइंट रेज कर दिया है। ये 18वीं तरमीम है जिसमें सूबों को अपने सूबे में कोई सब्सिडी देनी चाहिए, जो वो नहीं दे रहे, वो सारा इल्जाम वफाक पर ठहरा देते हैं। वफाक नहीं दे रहा, वफाक नहीं दे रहा। वफाक को क्या करना चाहिए और सूबों को क्या करना चाहिए, इस पर बाद में आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैं आफ्ताब हुसैन नागरा साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। आफ्ताब साहब, तामीराती शोबे के लिए पाकिस्तान टैक्स बार ने बहुत सी आवाजें उठाई, उसमें कहा भाई इसका टाइम जो है मुआयना मुद्दत है उसको बढ़ाया जाए, उस पर इस बजट में 1 साल इसकी मुद्दत को बढ़ा दिया गया है। आप इसको क्या देख रहे हैं, मुआशरत में ये कहाँ तक कारआमद होगा? बहुत शुक्रिया यूसुफ। देखें, उमर साहब ने आपको बड़ी डिटेल से एक बात बताई है कि गवर्नमेंट की जो नीयत है इसमें वो बड़ी क्लियर है। उसमें पहले की तरह मैनिपुलेटेड फिगर्स नहीं है, फेक फिगर्स नहीं है, आर्टिफिशियल बातें। हम ये किसी मतलब पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे यहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसी है। इकोनॉमिस्ट हम बात कर रहे हैं कि हम जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं। तो हमें ये बात नजर आती है कि गवर्नमेंट इसमें क्लियर कट जो है वो मुखलिस है, और जो जब नीयत ठीक होती है तो बहुत सी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ मिलती जाती है। अब हुआ ये है कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपको देखने में नजर आती है, लेकिन इसमें 100 सैकड़ों इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इससे कोरिलेटेड है। और मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट इस पे सीरियसली इस तरह से एफर्ट कर रही है तो आप देखेंगे कि अगले साल में एक बहुत बड़ा मैसिव सा चेंज नजर आएगा आपको इकोनॉमिक्स में। उसकी वजह यह है कि इतनी इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल बंद पड़ी थी, सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत से कारखाने बंद थे, जो ये सरिया की मिलें थी, बहुत ज्यादा इन पे बोझ था और बड़ी अजीब सी उनकी सूरत हाल थी। अब वो भी काम कर रही हैं, सीमेंट इंडस्ट्री काम कर रही है। इसके बाद जो इसमें आप जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसका आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। तो अब देखें ना कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इकोनॉमिक्स में कि ये जो हमारी इंडस्ट्री को इस तरह से गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। और अभी ये फ्लो में है। अभी मैं समझता हूँ कि ये अभी चल रहे हैं, तो इतना उसमें आप हर चीज में आपको एक वाज़े नजर आ रहा है कि कितनी अच्छी उसमें एक्टिविटीज हो रही हैं, कितने बेहतर तरीके से बैंक्स आपको बता सकते हैं बैंक्स का आउटफ्लो किस तरह से है, इनफ्लो किस तरह से है। ये सारी चीजें ये इसका इंडिकेटर है कि कितना अच्छा इसमें इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स आया है। पाकिस्तान टैक्स बार हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रपोज करेगी इस तामीराती शोबे की जो एमएसटी है से अवेल करें, इससे फायदा उठाएं, ये फायदेमंद है। लेकिन सब अभी उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिबेटेबल हैं, उसमें कुछ इश्यूज बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर इसके जो इंसेंटिव्स देखे जाएं तो वो बहुत ही अच्छे हैं। इसमें इन्वेस्टर्स को आना चाहिए और बड़ा सीरियसली आना चाहिए। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सारी चीजों को
रिवील किया है और बड़ा अच्छा इंसेंटिव दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, इसमें इन्वेस्टर को हजूर हर जी साल हुकूमत कहती है आम आदमी को हम रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब 2-3 सालों में हम जब देखते हैं इनकम टैक्स की जो रेशियो है डायरेक्ट टैक्सेस की, वो कम होती जा रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जिनका तमाम तर बोझ अवाम पर होता है, वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी शरह बढ़ती जा रही है। इसको किस तरह कवर किया जा सकता है? देखिए, हमने प्रपोज किया था इस दफा भी बजट में, वो हमारी बात अभी शायद अवानों तक उस तरह से नहीं पहुंच सकी। हमने कहा था कि एक तो इसका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो दायराकार है इसको कम से कम किया जाए। दूसरी बात ठीक ये है। है कि डायरेक्ट टैक्सेस पे हम फोकस करें। डायरेक्ट टैक्स पे जिस वक्त भी फोकस होगा, जिस ममालिक में भी होता है, उमर साहब इसमें बेहतर आपको एनालिसिस बता सकते हैं कि इंटरनेशनल सतह पे अगर देखें तो डायरेक्ट टैक्सेस को ज्यादा प्रमोट किया जाता है और उसी वजह से उसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स पे। यहाँ पे अभी हमारी विदहोल्डिंग पे भी अभी जो हमारे मुतालबात थे कि विदहोल्डिंग को कम किया जाए, अब विदहोल्डिंग भी उसी का पार्ट है कि आप देखें ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस ही एक किस्म के होते हैं कि आप विदहोल्डिंग ले लेते हैं, उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट होती है नहीं होती, वो मतलब अजीब सा उसमें एक गैप था। तो हमारे कहने पे 12 के करीब इन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स जो है विड्रॉ किए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हम इसको अगर सिंगल डिजिट में ले आए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर लाना भी है, तो अगर इसको चलाना भी है तो एक सिंगल डिजिट पे इसको चलाएं, तो इंशाल्लाह इसमें काफी बेहतरी आ सकती है। आफ्ताब साहब, छोटा सवाल एक और है। मैं वो शौकत तरीन साहब वज़ीर खजाना जब से आए हैं, वो एक ऐलान कर रहे हैं, मैं एफबीआर को हरासा नहीं करने देंगे, किसी को खौफ में मुब्तला नहीं करेंगे। लेकिन इस बजट में 200A जो सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है, अफसरान को ये इख्तियारात दिए गए हैं, वो शक की बुनियाद पे किसी टैक्स पेयर को गिरफ्तार कर सकेंगे, उस पर एफआईआर दे सकेंगे। आप कहाँ तक इससे मुतमिन हैं? कहाँ तक इत्तेफाक करते हैं? क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूं मैं, और मेरे साथ पूरी बार इसके साथ मुतमिन नहीं है। हम लोग इस पे एजिटेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे इसको विड्रॉल की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। अब एक टैक्स पेयर मुखलिस होकर अगर टैक्स देता है, अगर किसी वजह से कोई एलिगेशन उस पर लगता है, तो एलिगेशन उसको कम से कम स्टैब्लिश तो होना चाहिए ना। जब तक एलिगेशन ठीक है। स्टैब्लिश नहीं होगा, आप किस तरह से किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? अब हम पहले ये जी, था जी। कि जब तक ट्रिब्यूनल तक एस्टेब्लिश नहीं हो जाता था, कोई डिमांड जो थी एस्टेब्लिश नहीं हो जाती थी, उस वक्त तो किसी को अरेस्ट करने का इख्तियार नहीं। तो ये जी, अब जी। हम कम से कम इस तरह के जो है वो लूपहोल्स इनको जो खत्म करने चाहिए। देखो, एफबीआई के पास पहले एक हथियार था सेल टैक्स का 38, जिसमें वो छापे जी मार के किसी का रिकॉर्ड उठा लेते थे, बंदों को उठा लेते थे। अब ये 203A आ गया है, तो इसके जी सर, खिलाफ यानी कि जो टैक्स पार है इसको बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हमारी प्रपोजल है, हम लिख के भेज रहे हैं बोर्ड को कि ये जी, खत्म जी। होना चाहिए। जी, जी, आफ्ताब साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन हसन अली कादरी साहब, एक इस बजट में एफबीआर हुकूमत ने या एफबीआर ने एक नया रिटेलर सेक्टर पर जो कस्टमर के लिए 5% कैश बैक खत्म कर दिया है। जिस तरह पीआरए के नामी स्कीम चलाता था, उसके जरिए अवेयरनेस भी मिलती थी, इनामात भी दिए जाते थे। इस दफा एफबीआर ने भी वो स्टेप उठाया। ये आप क्या समझते हैं कि बेहतरी की तरफ, अवेयरनेस के लिए बेहतरीन होगा? बिल्कुल। देखें, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का जो देखें अयूबी साहब, हम ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि बीइंग अ टैक्स एक्सपर्ट, हमें डॉक्यूमेंटेशन जो जी। है उसको प्रमोट करना चाहिए, और कोई भी ऐसा स्टेप जो डॉक्यूमेंटेशन को तरजीब दे रहा है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। और ये बड़ा अच्छी एक देखें, अब एफबीआर ने क्या किया कि एक ऑलरेडी चीज़ जो कामयाब थी उसी को अडॉप्ट किया गया यहाँ पे और चलाने की जी, जी। कोशिश की गई। अगर इसको ये सही ठीक है। पहलू में लेके चलते हैं और वाक़तन ये चीज़ कामयाब हो जाती है, तो इससे ये होगा कि एंड कंज्यूमर जब चीज़ें डिमांड करेगा, तो फिर ठीक है। क्या होगा, अल्टीमेटली बिजनेसमैन को उस तरह नेट में आना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी जो रिक्वायर्ड है। तो एक बड़ी ठीक है। अच्छी चीज़। ठीक है। अच्छा हसन साहब, दूसरी बात ये है, जो ये इन्होंने 283 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, उसमें डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। आप क्या समझते हैं कौन-कौन से ऐसे टैक्स हैं जो दुरुस्त है और जिनको दूसरे कौन से ऐसे हैं जिनको खत्म करने की ज़रूरत है? जी, जी। देखिए, इसमें जो टैक्सेस है ना, टैक्सेस लगाने का कोई इशू नहीं होता यूबी साहब। प्रॉब्लम क्या है? देखें, जैसे नागरा साहब कह रहे थे ना, एक चीज़ की तरफ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप करते क्या हैं कि आप टैक्सेस अक्रॉस द बोर्ड नहीं लगाते, चीज़ें आप अक्रॉस द बोर्ड नहीं करते। अब जैसे ठीक है। ब्रॉडनिंग का कहा तो गया, ये भी कहा गया कि जी डिस्क्रिशनरी पावर्स ख़त्म होंगी, ऑडिट नहीं किया जाएगा। लेकिन ठीक है। सवाल ये है, अगर हम ब्रॉडनिंग जहाँ पे नहीं कर पा रहे, जहाँ पे हमारा टैक्स रेट रिड्यूस है, तो हमें किस ठीक है। लॉ ने और किस कानून ने कॉन्स्टिट्यूशनली ये इजाज़त दे दी कि हम ये कहें कि जनाब हम लोगों को अरेस्ट कर लेंगे? ठीक है जी।
आप ये जी चीज़ जी पहले करके इसका फेलियर फेस कर चुके हैं और इसकी प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कि देखें, बिल्कुल नागरा साहब सही कह रहे हैं, और आई कैप के क्वार्टर से भी और एसीसी के क्वार्टर से भी, क्योंकि मैं दोनों का ही मेंबर हूँ, तो मैं बिलीव करता हूँ कि ये चीज़ जाएगी। मेरे साथ उमर ज़हीर मीर साहब हैं जो हमारे चेयरपर्सन हैं एसीसी के, वो भी इससे एग्री करेंगे। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस मेरा सवाल ये है कि जनाब आप इस तरह का कानून सोचते ही क्यों हैं? क्या आपके ठीक ऐवानों है में डेलिब्रेशन नहीं होती? ये जो आपके पास जो पाकिस्तान टैक्स बार की, आई कैप की और एसीसी की चीज़ें गई हुई हैं, उसको आप क्यों नहीं देखते? आपने क्यों एकदम से कानून बना लिया कि जी आप लोगों को अरेस्ट कर लेंगे? और इसका जी बेशक जी बिला नागरा साहब ने सही कहा कि ये चीज़ ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ सामने लाने का जो एक लास्टिंग इफेक्ट होगा वो बड़ा डेट्रीमेंटल होता है। कि टैक्स पेयर सोचता है कि जी कोई पता नहीं कल को फिर दोबारा कोई ऐसी चीज़ आ जाए, तो मैं आज तो नेट जी में जी आ जाऊँगा, तो कल मेरी माफ़ी होगी कि नहीं होगी, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और उसके साथ आप ये देखें कि देखें कुछ चीज़ें अच्छी भी इन्होंने की, जैसे मिसाल के तौर जी पे जी विदहोल्डिंग टैक्स का जो मामला है उसको हम बिल्कुल बड़ा खुशाइन करार देते हैं, और ये बड़ा बेहतर मामला है, क्योंकि देखें एक इनडायरेक्ट टैक्स तो था ही था, और विदहोल्डिंग टैक्स ठीक जो है था उसको लेके आप मजीद जो था ना टैक्स पेयर के ऊपर एक मसला क्रिएट कर रहे थे कि टैक्स पेयर क्या करता था कि बेचारा वो सेल टैक्स की रिटर्न भी दाखिल करता था। अब उसमें भी खैर ये खुशाइन बात ये आ रही है कि वो हार्मोनाइजेशन की बात सिंगल हो रही सिंगल है, सिंगल सफ़े रिटर्न के जो है ना ऊपर रिटर्न ला रहे हैं कि एक बड़े अरसे से टैक्स बार्स का और मुख्तलिफ क्वार्टर्स का एक डिमांड है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो विदहोल्डिंग टैक्स था वो बहुत प्रॉब्लम था लोगों के लिए, और वो एक एडिशनल कॉस्ट क्रिएट हो गई थी लोगों के लिए कि जी टैक्स काट के आपने जमा भी कराना है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर किया गया है कि जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उनके अंदर बुक जी एंट्री ट्रांजैक्शन जो अलाउ की गई है सेक्शन 73 के लिहाज से, उसको मैं बड़ा पॉजिटिव मतलब देखता हूँ कि वो बड़ा अच्छी चीज़ है कि जनाब विद इन द बिजनेस उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मामला किया गया है। तो अगर वो किया जाए तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन देखें प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं हम कंफ्यूजन का शिकार हैं। हम कहते तो हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा करते करते कोई हम एक चीज़ ऐसी कर जाते हैं जिसका इफेक्ट बड़ा डेट्रीमेंटल होता है। तो मेरी गुजारिश ये जी जी होगी, जो भी टैक्स एक्सपर्ट हम बताते रहे टैक्स एक्सपर्ट, कि जनाब आप काइंडली डेलिब्रेशन पहले कर लें। एक तरीक़ेकार होता है, डेलिब्रेशन पहले की जाती है, अपनी फाइनेंस बिल जो है उसको अनाउंस करके उसके बाद उसको फिर चेंज करना, भले आप चेंज कर लेंगे लेकिन आप शायद उसको गेज नहीं कर पा रहे कि कितने खतरनाक नतीजे होंगे। अच्छा हसन साहब, जो गाड़ियों के ऊपर इन्होंने ऑटो सेक्टर को रिलीफ दिया है कि तामीराती शोबे की तरह ये ऑटो सेक्टर है, ये भी बूम करेगा, आप समझते हैं? जो 850 सीसी पे इन्होंने टैक्स खत्म किए हैं, कुछ पे टैक्स सेल टैक्स के वो क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे टैक्स रेट कम किए हैं। देखें अयूबी साहब, ये वैसे बड़ी एक मज़ाक़ा खेज़ बात है। पहले देखना ही पड़ेगा कि 850 सीसी हम बनाते कौन सी, सबसे जी अहम जी बात है। हम बनाते ही 650 सीसी तो हमने सुनी थी, लेकिन हुकूमत चाह रही है नहीं, कोई देखिए 800 साढ़े सीसी छः सौ लाने की। सीसी पे जो है सर हम इम्पोर्ट करते हैं ना सर, ऐसे ना करें। जी देखें चीज़ क्या है, चीज़ ये है कि हम चंद अदद जो आपके हमारे ब्रांड हैं, ऑब्वियसली मैं मीडिया पे ये बात करने से इतनाब करूँगा, लेकिन हकीकत यही है कि हमारे यहाँ ओलिगोपोली का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया है हर इंडस्ट्री के ठीक है अंदर। ओलिगोपोली, ठीक है ओलिगोपोली क्या होती ठीक है कि जी मोनोपोली नहीं होती वो। अगर मैं इकोनॉमिक्स की ज़बान में बात करूँ तो 4 या 5 बड़े ब्रांड खड़े होके एक अपनी इजारादारी क्रिएट कर देते हैं, और उस ठीक है इजारादारी को वो फोर्स करते हैं अवाम के ऊपर। और होता क्या है कि ठीक है अवाम के हाथों में खेल रही होती है। ठीक है जी। ठीक है अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो सिचुएशन एक क्रिएट होती है कि जो इंडस्ट्री है वो उस तरह फ़रोग नहीं दी जाती। होना ये चाहिए कि जैसे एक जी जी इकदाम बड़ा है कि इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से जो इन्होंने किया, तो इलेक्ट्रिक कार्स का अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो देखें अल्टीमेटली हम इस चीज़ को फ़रोग ना दें कि हम इम्पोर्ट करें, हम सनत जी लगाएं जी अपने, हम ठीक है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें। तो उस पर अगर आप करेंगे तो वो ठीक है। ज़्यादा बेहतर होगा। और ये बाहर वाले एक खुशाइन बात है जो इलेक्ट्रिक कार पे 1% सेल टैक्स किया गया है, लेकिन वो ये वाली बात आ जाती है इलेक्ट्रिक कि गाड़ियां महंगी बहुत है अभी तक तो पाकिस्तान में। जी 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 उनका बिल्कुल तो ऐसी कॉन्सेप्ट अभी होती है, तक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है ना सर। अच्छा हसन भाई, आखिरी सवाल थोड़ा छोटा सा मैं आपसे, ये जो शुगर जी को थर्ड शेड्यूल में इन्होंने कर दिया है, इससे क्यों चीनी महंगी होगी, क्या होगा, आप लोगों को समझ ये नहीं आ रही। बिल्कुल ये शुगर को जो इन्होंने थर्ड शेड्यूल में कर दिया है, इससे चीनी महंगी होगी। और फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर वो नागरा साहब माफिया यहाँ बनवाना मौजूद हैं, किया है आदत दोबारा। के साथ मैं नागरा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो नागरा साहब की मौजूदगी में मैं इसका फ़ायदा उठाऊँगा, हमारे जो सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। और ये चीज़ भी मैं ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहूँगा कि ये बड़ा मुझे दुख होता है कहते हुए कि जो हमारे ऐवान हैं और जो हमारी हुकूमत है वो उस तरह की अवेयरनेस नहीं देती जिस तरह की हमारी टैक्स बार देती हैं। जैसे कि अगर आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर लें
बाकी कानून की बात कर लें, वो उस तरह नहीं प्री बताते बजट सेमिनार पे कर ले, किसी भी वर्कशॉप की जाती है टैक्स बाद में। जी जी। अब उसमें जो सबसे बड़ी बात आप शुगर की कर रहे हैं ना जनाब, उसमें मेरा सवाल हुकूमत से ये है कि आप ब्रॉडनिंग का आपने पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने क्या नारा लगाना है या ब्रॉडनिंग करनी है। नारा लगाना एक अलग चीज़ है, ब्रॉडनिंग करना एक अलग चीज़ है। आपने अमली इकदाम अगर करना है तो फिर करके दिखाएं, बातें मत करें। ये आप बातें कर रहे हैं मादत के साथ। बातें तो पहले भी बड़े लोगों ने की थी, शब्बर साहब ने भी कहा था, वो हमारे अपने सीनियर हैं, उन्होंने एक इकदाम उठाया और फिर क्या हुआ तमाम लोग जानते हैं कि वो नई चीज़ हो सकी। फिर अब शौकत तरीन साहब भी कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली हम बड़ा उनको वेलकम करते हैं जी, और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हों, हम तो एग्री करते हैं बीइंग टैक्स एक्सपर्ट। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ आप ब्रॉडनिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ फिर आपका नारा वही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप देखें ये सब सिंपल मैथ्स है। ये सिंपल मुआशियत ही जो होती है ना, एक सिंपल मैथ्स है जिसके अंदर आप मेरे से एग्री करेंगे कि देखें अगर बजट बढ़ाया गया है तो वो किसी तरीके से बढ़ाएंगे ना आप। और किया क्या गया है कि इन बिटवीन द लाइंस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको बढ़ा दिया गया है, और सब लोग यही समझ रहे हैं कि जी डायरेक्ट टैक्स कोई नहीं लगा, टैक्स एग्जेम्पशन खत्म करना भी तो टैक्स लगाना ही है जनाब। ये आप किस दुनिया में बैठे हुए हैं जहाँ पे आप ये समझाएंगे टैक्स एग्जेम्पशन खत्म करना है, टैक्स लगाना नहीं है। हसन साहब, मेरी परसों मेंबर से बात हो रही थी FBRK से, उनसे मैं जब पूछ रहा था ये जो 1000 अरब रुपए का जो टारगेट बढ़ाया गया है उसको किस तरह पूरा करें, क्या आपके पास कौन सा अलादीन का चिराया किस तरह पूरा होगा, तो वो कंफ्यूजन का शिकार थे। वो जो उनकी बातें थी वो कह रहे हुकूमत ने जानबूझकर ये हमारा इम्तिहान लिया है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 लाख नए टैक्स पेयर आए हैं। 3 लाख टैक्स पेयर से कितना हम टैक्स बजट कर पूरा कर लेंगे, 300 अरब कर लेंगे, 600 अरब कर लेंगे, लेकिन कुछ मुमकिन नहीं है। तो आप क्या समझते हैं सर? इसमें देखें, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैं इस बात को कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि मसला ये है कि जो हमारा सिस्टम है ना, सिस्टम की रीवैम्पिंग की ज़रूरत है। अभी तक जो बेहतरी लाई जा रही है ना, मैं मानता हूँ ग्रोथ है, सारा कुछ है, लेकिन सिस्टम को घसीटा जा रहा है। जो सिस्टम की रीवैम्पिंग है वो नहीं की जा रही। हो क्या रहा है कि सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा है जो चाहते हैं कि नहीं जी इस तरह ना हो मामला, ठीक है। तो वो ये बात आ जाती है कि जनाब जो बजट है 1000 अरब रखा गया है। देखें एक तो बात है, ये बात मैं बारहा दफ़ा कह चुका हूँ कि बजट के जो अहदाफ हैं कभी भी रियलिस्टिक नहीं रखे जाते, और मुझे समझ नहीं आती कि रियलिस्टिक क्यों नहीं रखे जाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब से एक सवाल कर लें, किसी से भी कर लें जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में हैं, जो फाइनेंस को देखते हैं, जो टैक्सेशन को देखते हैं, कि जनाब आप सिंपल एक काम करें, ये 1000 अरब सर आप कह रहे हैं ना, इसकी ज़रा हमें कैलकुलेशन बता दें कि कौन सा आप किस सेक्टर से लेंगे। आप नहीं कर सकते। अच्छा PRA ये कर लेता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इसलिए नहीं कर सकते कि आपका होमवर्क कोई नहीं है। आप सुबह उठते हैं, आप कहते हैं जी 1000 अरब बढ़ जाएगा, 1200 अरब बढ़ जाएगा। भाई कहाँ से बढ़ेगा? आप बताएं तो सही, आप कितने टैक्स पेयर नए लेंगे? आपने कोई टारगेट रखा है? कोई एक बजट मुझे दे दें जिसके अंदर आपने नए टैक्स पेयर का टारगेट रखा हो। एक बजट ऐसा नहीं है। जी जी, दोबारा आपकी तरफ हसन भाई आता हूँ मैं। दूसरे उमर साहब से 2-3 सवाल मेरे हैं जो पॉलिटिकल भी हैं वैसे भी हैं। उमर साहब ये बताइएगा, जो लिस्टेड और स्टॉक एक्सचेंज को 100% ओनर इनपुट का इख्तियार दे दिया है, इससे क्या बेहतरी आएगी? दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो हुकूमत बोर्ड का दर्जा देना चाहती है, मुस्तकबिल स्कोर करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में हुकूमत सोच रही है। सुनने में ये आ रहा है 29 अरब डॉलर जो उन्होंने इस साल में भेजे हैं, हमारी पाकिस्तान की इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से भी बहुत ज्यादा है। आप किस तरह देख रहे हैं दोनों मसाइल को? बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों अयूबी साहब, और पहले मैं इसका जवाब दे के 2-3 बातें जो आपने की हैं उन पे मुख्तसरन अपनी इनपुट अर्ज करूँगा। पहले तो जनाब जो ये आपने कहा है कि हुकूमत जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना चाह रही है, मेरा ख्याल है आप दुनिया की किसी भी डेवलप मुल्क को देख लें, वहाँ हर जगह यही होता है। और आपने खुद बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा उन्होंने रेमिटेंस भेजी हैं, और हमारे आपके ही भाई बहते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत अच्छा इकदाम है, और मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं जी वो ज़मीन से कटे हैं या वहाँ से कटे हैं, स्पेशली जब उनके अपने प्यारे लीडरान भी बाहर बैठे हों, तो वो कभी कभी तो कन्फ्यूजन हो जाती है वो बात किसके बारे में कह रहे हैं। बहरहाल हम अगर इसको गैर सियासी रखें और इकनॉमिक बात भी करें, तो अयूबी साहब ये वो तबका है हमारे मेहनत कश जो अपने घर को छोड़ के बाहर गए, हमारे प्रोफेशनल जो पूरी दुनिया में हमारी इज्जत का बाइस बन रहे हैं। और इस वक्त आपने खुद जैसे कहा हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट से ज्यादा वो फॉरेन रेमिटेंस दे रहे हैं, और हमारा ये जो करंट अकाउंट सरप्लस अचीव हुआ है ना, इसका सबसे मेजर फैक्टर हुआ। दूसरा आपने क्या सवाल पूछा था जी? मैंने कहा जो स्टॉक एक्सचेंज को और लिस्टेड कंपनियों को
स्टॉक एक्सचेंज का तो जी बड़ा सीधा सा जवाब है, आप आज और कल के रिजल्ट देख लें। वो एक मेरे दोस्त हैं स्टॉक एक्सचेंज के, कराची से उनकी कॉल आई हुई थी, उन्होंने कहा हम तो आपस में बैठ के कह रहे हैं ये बजट लूट सेल मिला है, और आपने उसका रिजल्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में देख लिया है। देखिए एक शेर है, किसी को सारा जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं मिलता। तो ख्वाहिशात की तो कोई इंतहा नहीं है। जैसे मेरे दोस्तों ने कहा, नागरा साहब ने, मेरे मोहतरम सदर हैं और मेरे भाई हैं हसन, उन्होंने भी कहा कि ख्वाहिशात बहुत ज्यादा है, लेकिन इन हालात में ये बेहतरीन बजट। मुझे जो एतराज है वो सिर्फ दो चीजों पे है। उसमें एक चीज यहाँ पे डिस्कस हुई है और मेरा ख्याल है ये एज यूजुअल हमारी ब्यूरोक्रेसी का कारनामा है, और मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ कि ये खत्म हो जाएगा। हमारे चैम्बर्स हमेशा ये कहते थे कि डिस्क्रिशनरी पावर्स खत्म करें। हाँ, अगर कोई पकड़ा जाए और चोर साबित हो तो आप उसे टांग दें, लेकिन साबित हो तो ये नहीं कि शक की बुनियाद पे। तो ये जो क्लॉज आपने रेफर की है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, ये खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। सारी टैक्स बार, ACCA, सारी प्रोफेशनल बॉडीज मिलके आवाज उठा रही है। बिल फर्ज अगर ये खत्म नहीं होती, मैं आज आपके चैनल पे बता रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली अल्ट्रा वाइज है, और ऑल इट वुड नीड इज कि कोई एक पाकिस्तानी जाएगा कोर्ट में और ये स्ट्रक डाउन हो जाएगी। अब आ जाएं, एक मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। आप बात कर रहे थे ये एडिशनल टैक्स रेवेन्यू कहां से इकट्ठा होगा। मेरी जो डिफरेंट अहबाब से बात हुई है, प्रोफेशनल से हुई है, कुछ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स से हुई है, और जो शौकत तरीन साहब का भी हमने सुना है, उनके जहन में एक क्लैरिटी है, उन्होंने कहां से करना है, और उस क्लैरिटी पे मैं कुछ मुतमईन हूं और कुछ परेशान हूं। मुतमईन किस पे हूं कि जी पिछले साल आपने देखा है ये FBR के मेंबर ने आपको गलत कहा है कि 3 लाख नए मेंबर्स आए थे। द ईयर बिफोर 22 लाख फाइलर थे, इस साल 29 लाख फाइलर हुए हैं, तो 7 लाख का फर्क आया है। लेकिन जिस तरह ये ब्रॉडनिंग की बात कर रहे हैं, अगर ये इस तरह ब्रॉडनिंग कर लेते हैं और 10 से 20 लाख नए टैक्स पेयर ऐड कर लें नेट में, जो इम्पॉसिबल नहीं है अगर करना चाहें। नादरा हमारे पास मौजूद है, सारे डेटाबेसेस मौजूद है, अब टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ऑटोमेटेड हो सकता है प्रोसेस, कोई इशू नहीं अगर प्रॉपरली FBR इसके ऊपर आ जाए, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेजर तो आपने वहां से पिछले साल भी 250 अरब प्लस उन एफर्ट से आप एक्यूमुलेट कर लेते हैं, इस साल भी कर लेंगे। इसके बाद आपका डिफरेंस रह जाता है तकरीबन 250-300 अरब जो आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू से करना है। वहां पे जो मैं परेशान वो ये हूं कि पेट्रोलियम लेवी का पहले 60 बिलियन था, अभी 30 बिलियन का जा रहा है। अगर ये पेट्रोलियम लेवी से हमने ये अचीव करना है तो इसका मतलब है कि हमें 15 से 30 रुपए पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करना पड़े, जो अगर हो जाता है तो महंगाई का एक नया तूफान आएगा, जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। हम ये लिख के भी गवर्नमेंट को प्रपोजल देने लगे हैं, और मैं अपने टैक्स बार के फॉरम से भी भिजवाऊंगा इंशाल्लाह कि आप पेट्रोलियम लेवी को जरा कम रखें, उसकी बजाय किसी और हेड से ये सरचार्ज पूरा करें। तो अगर ये कर लें तो याद रखिए जो हमने अचीव किया है ये कोविड में किया है। अब दुनिया खुलने जा रही है इंशाल्लाह अल्लाह के करम से, और कोविड के बाद जो हुकूमत की ग्रोथ की पॉलिसी है वो ये भी याद रखें, केक का जितना साइज बड़ा होता है उतनी बड़ी पाई भी होती है। मैं इसमें जस्ट क्विकली अगर आपकी इजाजत हो आपको स्टैट्स शेयर कर दूं कि हमारी जो डेट टू GDP रेशो है वो बेहतर हुई है 13.1 से 12.5, और दूसरी तरफ हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो स्लाइटली इंक्रीज हुई है, और टैक्स टू GDP रेशो भी हमारी बेहतर हुई है, और उसका फर्दर जो टारगेट रखा गया है वो पिछली 11.4 जो अचीव की है उसके मुकाबले में 12.1 रखा है। सादा जुबान में इसका मतलब क्या है कि आपकी मईशत भी बढ़ेगी और उसके ऊपर जो टैक्स की प्रोपोर्शन है वो भी बढ़ेगी। अलबत्ता कर वो रहे हैं जो नागरा साहब, हसन, मैं, हम सब प्रोफेशनल कहते रहते हैं कि बजाय एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को निचोड़ने के एटलीस्ट डिक्लेयर्ड पॉलिसी ये है कि न्यू टैक्स पेयर के पीछे जाएंगे, उसमें हैरेसमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और नागरा साहब ने एक पॉइंट रेज किया था, उसको अगर मैं एड्रेस कर लूं, पाकिस्तान में जी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम्स मौजूद हैं दुनिया के मुकाबले में। हमारे 73 डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं, फेडरल, प्रोविंशियल और ऑल द वे लोकल गवर्नमेंट तक आप चले जाएं। और उसके बाद हमारे टैक्स रेट रीजन में हाई हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, मुझे पर अंदाजा है आपकी वक्त की कमी है। सेल्स टैक्स जी हमारा जो फेडरल गुड्स पे है उसका स्टैंडर्ड रेट 17% है, कुछ शोबों पे उस पर है रिलैक्सेशन। अब इसको जरा मुल्क डिफरेंट ममालिक से रीजन में कंपेयर कर लें।
मलेशिया और इंडोनेशिया में 10 और 6% है, ठीक है। बांग्लादेश में अब बढ़ा है और 15% है। इंडिया में 5% है लोएस्ट एंड पे, और हाईएस्ट एंड पे 28 है। तो चलें दुश्मन से ही सीख लें, इंडिया ने इसको एज अ टूल यूज किया है कि जिन शोबों को बढ़ाना है वहां पे 5%, 7% सिंगल डिजिट है, जैसे हम सारे कहते हैं, और जिन शोबों को डिस्करेज करना है, कुत्ते के खाने की आइटमें आ रही है, लग्जरी इंपोर्ट हो रही है, उसके ऊपर 25 और 28% कर दी है। तो अगर यही पॉलिसी परस्यू करें और टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें और टैक्स बेस की ब्रॉडनिंग पे जाए, तो इस बजट की जो हकीकी रूह है वो अचीव हो सकती है। बिल्कुल उमर साहब, छोटा सा 1 मिनट है आपके पास। फिजिकल जो डेफिसिट है 3,990 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, इसके बारे में छोटा सा 1 मिनट सिर्फ हमें दीजिएगा। फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट ने जी टारगेट सेट की है वो 7% है कंपेयर टू 8.1% माजी का। थ्रू आउट अगर आप देखें, मैं आसान जुबान में समझा देता हूँ 1 मिनट में। माजी में ये होता था कि अगर 1000 रुपए बजट है ना, तो हुकूमतों के पास 650 या 700 मैक्सिमम होता था, 300 350 वो लोकल बैंकों से या आलमी कर्जे लेके पूरी करती थी। इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इस दफा बेहतरी आई है, मौजूद अभी भी है, हुकूमत के पास 730 रुपए मौजूद है और 270 रुपए इन्हें अभी भी ज्यादा, ये इनकी पॉलिसी है कि मुल्कों के अपने अंदरूने मुल्क बैंकों से लेंगे। एक्सटर्नल बोरोइंग का इन्होंने टारगेट रखा है कि इस साल कम करना है, और ओवरऑल इनका टारगेट है कि इनकम बढ़ाकर इस लेवल पे आना है कि अभी जो हमारा डेट है वो 82% पे सेट है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्रॉस कर चुका है। इसको कम करके 79% पे लाना। ठीक है। आफ्ताब हुसैन नागरा साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी पर जो हुकूमती नारा है, इस बजट को पास होने तक कौन कौन सी ऐसी चीजें जो स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि नारा भी कामयाब हो, हमारी मुल्क की मुआशरत भी बेहतर हो और आम आदमी भी डिस्टर्ब ना हो? ईजमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस में बेशुमार हमने प्रपोजल्स भेजी, बेशुमार दफा इनसे बात भी की। एक तो सबसे बड़ी बात जो अभी ये भी उमर साहब ने और हसन गाजी साहब ने फोकस किया, जिसपे एक सेक्शन है हैरेसमेंट का। जब हैरेसमेंट की बात खत्म होगी तो आप यकीन करें कि बिजनेसमैन में कॉन्फिडेंस आएगा और आप वो इन्वेस्टमेंट भी लाएगा, वो काम भी करेगा, वो टैक्स भी देगा। अगर आप एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई नए टैक्स पेयर आपकी तरफ आए। लोग क्यों आएंगे, टैक्स क्यों देंगे, क्या प्रॉब्लम है? आप ये अब देखें कि ये जो अब एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे इन्होंने 203 ये सेक्शन में और 202 में ये रेस्ट का उन्होंने दे दी। अच्छा, उसमें अब ये है कि अब ये चीजें आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे इतना बोझ डालते हैं, अब जो नई टैक्स दे रहे हैं वो तो बगले बजा रहे होंगे कि जनाब बहुत अच्छा है, हम तो टैक्स देते ही नहीं है, नाम इस नेट में है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। तो ये अब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अडॉप्ट करने होंगे, लोगों पे एक एतमाद देना होगा। जो नए टैक्स पेयर है उनको इंसेंटिव देने होंगे, उन्हें बताना होगा कि आप एक मुअज़्ज़ज़ टैक्स पेयर हैं, हम आपके लिए ये इंसेंटिव्स दे रहे हैं। एटलीस्ट उनके लिए 2, 3, 4, 5 साल बिल्कुल एग्जम्पशन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उन लोगों पे इसी तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट। जी हसन अली कादरी साहब, 1 मिनट है सर। 203 जो ए सेक्शन लाया गया है वो नए लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए बेहतर होगा कि मौजूदा टैक्स पेयर को ना छेड़ा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है यूबी साहब, यहाँ पे मैं आपको 214D का किस्सा याद कराना चाहूँगा कि जब आप 214D लेके आए और बाद में आपने आके मादरत के साथ आपने टैक्स बार के तरले किए कि जनाब इसका कोई हल बताएं, हमने ऑडिट इतने ज़्यादा खोल दिए, हम इसको रैप अप क्या कर सकें। आपके पास मशीनरी इतनी नहीं थी कि आप ऑडिट कर सकें, और अल्टीमेटली फिर आपने एक नया सेक्शन 214E का लेके आए जिसके तरीके आपने टैक्स बार से डिस्कस करके उसको किया। देखिए, 5 बुनियादी चीज़ें जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। पहली बुनियादी चीज़, डेटा आपके पास मौजूद है, आप हॉट केक्स आइडेंटिफाई करें, आप बड़े टैक्स पेयर्स आइडेंटिफाई करें जो कंसीलमेंट कर रहे हैं, जिनका काम है जो कंसीलमेंट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको टैक्स लगाएं। टैक्स इनकम को लगाया जाता है, टैक्स ट्रांजैक्शन को नहीं लगाया जाता। उमर भाई मेरे साथ हैं, एग्री करेंगे, सारी दुनिया में इनकम के ऊपर टैक्स होता है, ट्रांजैक्शन पे टैक्स कम लगाया जाता है। ट्रांजैक्शन का जो टैक्स होता है वो टूल होता है, वो मेन रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी नहीं होती, पहली बात। नंबर दो बात ये है कि आप जो फाइलर्स की बात करते हैं, जी हमने फाइलर्स बढ़ा लिए, तो वो आप झंडा खड़ा करते रहें, नील की रिटर्नें फाइल करवाते रहें, उस झंडे से कुछ नहीं होगा। आप टैक्स पेयर्स इंक्रीज़ करें, ब्रॉडनिंग, वर्टिकल ब्रॉडनिंग होती है जैसे PRA ने किया, ठीक है जी। तीसरी बात, जो आप हरासमेंट की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं,
या जो कल्चर आप क्रिएट कर रहे हैं। अभी देखें, आपने ऑडिट कह दिया जी हर साल हम करेंगे, ठीक है जी, फिर आप उसकी तरफ भी आ गए थे, जो आप 122 की सिचुएशन थी वो इस बजट में कदरे आपने बेहतर की। तो अगर आप ये वाला सेक्शन लेके आएंगे, इसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा। फिर वही बात, मैं उमर साहब वाली बात को रिपीट करूंगा कि देखें, यू शुड, हम देखें कोई भी टैक्स एक्सपर्ट, मैं हूँ, उमर साहब हूँ, कोई भी टैक्स बार, आफ्ताब नागरा साहब हमारे लीडर हैं माशाल्लाह, ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज विद मी, ये मुझे एग्री करेंगे कि कोई भी टैक्स बार नॉन कंप्लाइंट टैक्स पेयर के साथ खड़ी नहीं होती। हम जनाब आवाज़ उठाते हैं कंप्लाइंट टैक्स पेयर के लिए। तो हम तो आपसे ये अर्ज कर रहे हैं कि कंप्लाइंट टैक्स पेयर की ज़िंदगी आसान कर दें, नॉन कंप्लाइंट जो है उसको आइडेंटिफाई करें, आप जो मर्जी करें, आपको कौन मना करता है। लेकिन मसला क्या है, विद होल्डिंग आपने 7-8 साल इस्तेमाल किया, डेटा कहाँ है, उस डेटे को यूज़ करके प्रोबिंग क्या किया आपने, कोई नया केस आपने आइडेंटिफाई किया, डेली रजिस्टर आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हसन साहब, टाइम बिल्कुल कम है, खत्म हो चुका है मेरे पास। सिर्फ नॉन फाइलर के लिए इस टैक्स में क्या लाया गया है? नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाने के लिए कोई ऐसा कोई कानून लाया गया है, आप समझते हैं? सर मैं समझता हूँ आवाज़ लगाई गई है, लेकिन आवाज़ कागजों पे कहीं नज़र नहीं आती। जब नज़र आ जाएगी तो हम बहुत खुश होंगे। सैयद हसन अली कादरी साहब आपको बहुत शुक्रिया, उमर ज़हीर मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आफ्ताब हुसैन नागा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।